नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। घटना चक्र पूर्वावलोकन श्रृंखला में हम लोग पिछले ईयर्स के जो प्रश्न हैं उनमें से राज्य व्यवस्था खंड को कर रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था से आप सबको पता है कि अगर 150 प्रश्नों का प्रश्न पत्र है तो 20-25 सवाल कहीं नहीं गए और आने वाली 35 से 40 वीडियोस में लगभग हम इस पूरी किताब को खत्म कर लेंगे। जैसे हमने ज्योग्राफी की है, यदि आपने मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आप ज्योग्राफी का जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है उसको जाके देखिए। निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आप पहले से ज्यादा इनहेंस हुए हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें हम आर्टिकल, महत्वपूर्ण जो संविधान के अनुच्छेद हैं उनको देखेंगे जिनसे सवाल बनता है। कुछ 8-10 आर्टिकल हैं जो यूपीपीसीएस के फेवरेट हैं, जहां से सवाल आता ही आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और भारत के संविधान की जो प्रमुख अनुसूचियां हैं तो 2 चैप्टर हम करेंगे, लगभग 90 प्रश्न आज हमें करने हैं, तो थोड़ा स्पीड अप होते हुए चलेंगे। चौथी क्लास है ये, 3 कक्षाएं इससे पहले और हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आप उनको देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत के संविधान के प्रमुख जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, वो हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि जो फेमस आर्टिकल हैं उनको मैं आपको एक बार करा देता हूं। फॉन्ट साइज शायद आपको छोटा दिख रहा होगा, तो आप क्या करेंगे कि इतनी देर क्वालिटी बढ़ा लेंगे, है ना, क्योंकि वो फिर बहुत एडजस्ट करने में बहुत समस्या होती, तो ये वही छोटा फॉन्ट साइज है। ठीक है, तो मैं अगले 5-7 मिनट पे आपको टोटल पॉलिटी के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो सब करा देता हूं, उसके बाद हम फिर प्रश्नों पर चलेंगे। आर्टिकल 1 आप सबको पता है, संघ और भारत का राज्य क्षेत्र का नाम है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का कंफ्यूजन खत्म कर लो। कोई भी नया राज्य अगर स्टैब्लिश होगा तो आर्टिकल 2 और 3 के तहत होगा। फॉर एग्जांपल, कल को हम पाकिस्तान को शामिल करने लग जाएं, फॉर एग्जाम्पल जो भारत का राज्य क्षेत्र ना है उसको शामिल करने लग जाए तो आर्टिकल 2 में होगा। कोई नया राज्य क्षेत्र शामिल होगा और भारत के ही किसी राज्य का पुनर्नामकरण करें, उसको तोड़ें, उसको 2-3 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना दें, एक में से 2-3 कर दें, वो आर्टिकल 3 में होगा। तो याद कैसे रखोगे भाई, किसी की लैंड हड़प लेना तो 2 नंबर का काम है ना भाई, पाकिस्तान तो अपना ही है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब किसी और की लैंड हड़प लेना 2 नंबर का काम है। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो आर्टिकल 2 में होगा। तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना और नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के परिवर्तन अगर करके कर रहे हैं तो आर्टिकल 2 और 3 का जो कंफ्यूजन है वो आपको समझ में आना चाहिए। अनुच्छेद 5 है, ये नागरिकता की बात करता है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 12 बताता है कि राज्य क्या होगा, क्योंकि राज्य के विरुद्ध ही वो आपको अधिकार मिले हुए हैं। तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 15, यद्यपि हम मौलिक फंडामेंटल राइट पढ़ रहे होंगे तो दोबारा पढ़ेंगे, फिर भी धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर निषेध। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता होगी। सर फिर आरक्षण क्यों है, वो दूसरी व्यवस्था के तहत है, लेकिन आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। आर्टिकल 17 यूपीपीसीएस का बहुत फेवरेट है, जो मैं बोल रहा हूं आपसे बहुत फेवरेट है, उनको नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 2 और 3 नोट कीजिएगा, उसके बाद आर्टिकल 17 नोट कीजिएगा। अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत जैसी व्यवस्था कोई नहीं होगी। इसको सबसे अच्छा याद करने का तरीका है, अब हम एक साथ रहेंगे, मतलब हम एक दूसरे से कोई अस्पृश्यता नहीं करेंगे, एक साथ रहेंगे। तो एक साथ मतलब 17। फिर आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत हो जाएगा, किसी को कोई उपाधि नहीं मिलेगी, इससे पहले मिलती थी राय साहब, फलाने जी, ढिमाके जी, ऐसी कोई उपाधि नहीं होगी। आर्टिकल 19 बहुत फेमस है फंडामेंटल राइट में, यद्यपि हम दोबारा पढ़ेंगे, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के संबंध में दोषसिद्धि से संरक्षण। आर्टिकल 21 बहुत फेमस है, जो भी कोई नया आपको फंडामेंटल राइट दिखे, सुनने का अधिकार, नहाने का अधिकार, धोने का अधिकार, ये सब किस में आते हैं, आर्टिकल 21 के तहत आते हैं। आर्टिकल 21 का यूपीपीसीएस का फेवरेट है, यहां से सवाल पूछा जाता है। जो मैं बोल रहा हूं फेवरेट है, ध्यान देंगे आप। 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, इसको बाद में जोड़ा गया है, इसलिए 21 का में है। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण मिलेगा। इसी आर्टिकल के सेकंड पॉइंट में यह है कि किसी व्यक्ति को एक काम के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, है ना। आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध। आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो याद रखना, कितने 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। 14 का 4 उठाओ, 24 का 4 उठाओ, कनेक्ट करके ध्यान रह जाएगा। आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। आर्टिकल 29-30 बहुत फेवरेट है यूपीपीसीएस के, खूब पूछता है और कंफ्यूजन होता है 29-30 में। मास्टर को पता है आपको कहां कंफ्यूजन होगा, क्योंकि मास्टर खुद उस दौर से निकला है और सवाल भी लगभग दिमाग में तो रहते ही है कि यहां से सवाल पूछा गया है।
आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण होगा। सरकार ऐसे तमाम प्रयास करेगी जिससे कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण हो, और नहीं होता है तो आपका फंडामेंटल राइट, आप कोर्ट जा सकते हो। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, मतलब जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी संस्कृति, शिक्षा इत्यादि का संरक्षण कर सकते हैं, अपने कोई भी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। तो ये आर्टिकल 30 है। तो 30 में तो क्या खुलेगा, स्कूल खुलेगा, ध्यान रखना। और 29 में क्या होगा, 29 में उनके वर्गों के हितों का संरक्षण है। तो आपसे कंफ्यूज करता है 29 और 30, तो याद रखना 30 में क्या खुलेगा, स्कूल खुलेगा। तो बोले स्कूल कितने दिन जाते हैं, महीनों में 30 दिन जाते हैं, अल्पसंख्यकों का स्कूल है ना। तो यहां से ध्यान रखना। आर्टिकल 32 आपको बताया कि अगर कोई भी राज्य, कोई भी कानून आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत जा सकते हो। 39 का कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। 39 का, 39 का। आर्टिकल 40, तो 40 को मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिखता हूं, जैसे ही मैंने 4 ऐसे ही बनाया है, मुझे पासा लगा, मतलब पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं क्योंकि इस क्लास में फैक्ट्स में उन बच्चों को कवर करा रहा हूं, उन विद्यार्थियों को कवर करा रहा हूं जिनका पहले से पढ़ रखा है, रिवाइज आप मेरे साथ कर रहे हैं, तो आप बहुत स्पीड से जाएंगे। आर्टिकल 44 बहुत फेवरेट है, यूपीपीसीएस का पूछा जाता है, 40-44 दोनों। तो यहां से क्या याद रखोगे, 44, 44, 4 दोनों समान है ना, तो समान नागरिक संहिता 44 में है। आर्टिकल 45 6 से 14 वर्ष के कम उनका बाल्यकाल का देखभाल करेंगे। 48 है कृषि और पशुपालन संबंधी। उसके बाद चलते हैं, फिर आर्टिकल 48 का है, पूछा जाता है पर्यावरण संरक्षण संवर्धन। यद्यपि ये सब हम आगे अभी पढ़ेंगे, जब हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे होंगे उन सब में भी दोबारा देखेंगे, लेकिन यहां भी हम इनको देखते चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, फिर आर्टिकल 50 है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, पूछा जाता है। बोले 50 का नोट ले लो और भाई साहब कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या कर दो, अलग अलग कर दो। मास्टर 50 का नोट ले लो और इन दोनों को अलग अलग कर दो, तो है ना, कार्यपालिका को न्यायपालिका से, तो 50-50 है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का मामला 50-50 है। आर्टिकल 51 क्या है, शांति और सुरक्षा की वृद्धि करेंगे। जब हम किसी को दक्षिणा दे रहे होते हैं, कोई मंत्र इत्यादि पढ़वा रहे होते हैं, तो 51 रुपए की दक्षिणा देते हैं और विश्व की शांति की कल्पना करते हैं, है ना। तो वही अंतरराष्ट्रीय शांति की कल्पना कितने में होगी, 51 रुपए की दक्षिणा के साथ होगी, तो ऐसे ध्यान रखना। आर्टिकल 51 का में आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये आपके अधिकार तो हैं लेकिन आपके कुछ कर्तव्य भी तो होंगे ना, तो आर्टिकल 51 का में वो है। आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति होगा, ऐसे ध्यान रख लेना। मेरा उद्देश्य आपकी भावनाओं का हाथ करना नहीं है, याद कराना है। बामन किसको कहते हैं, अपन ब्राह्मण को कहते हैं। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण नंबर 1 पे थे, तो यहां बामन, राष्ट्रपति भी नंबर 1 की पोजीशन का है, तो बामन और राष्ट्रपति याद रख लेना। एक कंफ्यूजन आपका किसी दिन विस्तृत तौर पे दूर करूंगा। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित व्यवस्था थी। खैर, आर्टिकल 53 क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तो 53 राष्ट्रपति के लिए यह बताता है कि कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति होगा। फिर 58 राज्य राष्ट्रपति की योग्यता, ये सब अभी हम जब राष्ट्रपति पढ़ रहे होंगे तब करेंगे। यहां आर्टिकल 75 में आ जाओ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे ही राष्ट्रपति करेगा। तो आर्टिकल 75 खूब पूछा जाता है। 76 खूब पूछा जाता भाई, महान्यायवादी, है ना, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी क्या होता है, सरकार का सबसे बड़ा वकील। और गांव देहात में 76 कहते थे, मतलब किसी महिला को अगर आप छेड़खानी कर देते हो उसके साथ तो उस पर 76 लगती थी। नई बीएनएस में कुछ और धारा होगी, तो जितने भी ये कानूनची टाइप के लोग होते थे ना, किसी को फंसाना है तो उस पर 76 लगवा देते थे। तो ऐसा याद रखना कि कानूनची वाला मामला है, महान्यायवादी है। 78 में संसद का गठन होगा और ये सब। अनुच्छेद 108 खूब पूछा जाता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। लोकसभा राज्यसभा वैसे अलग अलग बैठक करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा साथ साथ इन आर्टिकल 108, मास्टर के साथ बोलो, लोकसभा और राज्यसभा साथ साथ इन आर्टिकल 108। तो ये भी आपसे खूब पूछा जाता है। फिर 110 में धन विधेयक की बात की गई है कि धन विधेयक क्या होगा। ध्यान रखना, धन विधेयक वित्त विधेयक दोनों अलग अलग चीजें हैं, आगे जब पढ़ रहे होंगे उनको भी मैं क्लियर करूंगा। आर्टिकल 112 बजट की बात करता है, और ध्यान रहे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल वो है, एस्टीमेट करके, वार्षिक वित्तीय विवरण हिंदी में है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 123 बोले 1 2 3 रेडी गो, मतलब एकदम फटाफट भेज दो। क्या, राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करेगा, अध्यादेश क्या होता है, संसद अगर
बैठी नहीं है और कोई कानून इमीडिएटली पास करना है तो क्या करेगा, राष्ट्रपति 1 2 3 रेडी गो कर देगा, मतलब एकदम राष्ट्रपति कोई भी आदेश को पारित कर देगा और उसकी वैल्यू बिल्कुल कानून की तरह से होगी। तो 123 मतलब 1 2 3 रेडी गो, ऐसे ध्यान रखना। 111 क्या है, विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। राष्ट्रपति जब अनुमति देते हैं तो ऐसे थोड़ी आप लेके गए, राष्ट्रपति ने साइन कर दी, राष्ट्रपति कहते हैं 1 मिनट रुक जाओ, मैं अभी व्यस्त हूं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, बार बार रोकते हैं 1 मिनट ऐसे करके रोकते नहीं है, याद करने के लिए बता रहा हूं। आर्टिकल 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति है। 124 सुप्रीम कोर्ट है, 124 सुप्रीम कोर्ट, तो तुम कैसे याद रखोगे, जस्ट इमेजिन अमूल का दूध, तो तुम कहोगे कि जब सुप्रीम कोर्ट बना था तो 1 लीटर फुल क्रीम मतलब सुप्रीम, 1 लीटर फुल क्रीम मतलब सुप्रीम कितने का आता था, 24 रुपए का आता था। 1 to 4 याद हो जाएगा। 1 to 9 उच्चतम न्यायालय का विलेख न्यायालय होना, ये जब हम न्यायपालिका पढ़ रहे होंगे उसके साथ पढ़ेंगे। फिर आ जाओ आर्टिकल बम फिट, ये सब हम पढ़ेंगे जब हम प्रॉपर पढ़ रहे होंगे, राज्य पढ़ रहे होंगे, यहां क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। 200 213 यहां जो महत्वपूर्ण है, यहां 239 को आप ध्यान रखोगे। 239 क्या है, 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है और 239 का क्या है, दिल्ली के संबंध में है। तो अगर आपसे यूनियन टेरिटरी के विषय में कोई कानून पूछे तो 239 है ना, इसको जरूर ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। 243 का ग्राम सभा, ख पंचायतों का गठन, घ पूछा जाता है पंचायतों में जो महिलाओं के लिए आरक्षण है, हालांकि इसको हम बाद में जब पंचायतें पढ़ रहे होंगे उस समय भी रिपीट करेंगे, है ना। फिर यहां से और महत्वपूर्ण नहीं है, यहां से 249 खूब पूछा जाता है, इसको याद रखना। राज्य सूची, अभी हम देखेंगे जब अनुसूचियां पढ़ेंगे तो हमने कानून बनाने के तरीकों को 3 पार्ट्स में बांट रखा है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे सेंटर कानून बना सकता है, राज्य सूची पे राज्य कानून बना सकता है, समवर्ती सूची पे दोनों बना सकते हैं। तो यदि किसी राज्य सूची के विषय पे सेंटर को कानून बनाना है तो उसके लिए कौन जरूरी है, उसके लिए राज्यसभा की अनुमति जरूरी है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में स्टेट लेजिस्लेचर के प्रतिनिधि होते हैं एक तरह से, ठीक है। तो 249 को याद रखोगे, राज्य सूची के किसी विषय में संसद कानून बना सकती है। उसके बाद जो आपको इनमें से ध्यान रखना चाहिए, 266 याद रखोगे संचित निधियां और 267 याद रखोगे आकस्मिक निधि। तो 6 तो 2 बार 6 है, मतलब 6 का संचित कर लिया है, मैं 6 को संचित कर लिया है। 266 संचित निधि, उसके बाद 267 आकस्मिक निधि। फिर इनमें से जो आपको याद रखते आना चाहिए वो आर्टिकल 312 है, अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी राज्यसभा की स्पेशल पावर है। 249 और 312 राज्यसभा की स्पेशल पावर है। मतलब यदि नई कोई अखिल भारतीय सेवा तैयार करनी है, सपोज दैट कल को प्रोफेसर्स की भर्ती आईईएस के थ्रू होने लगे, इंडियन एजुकेशनल सर्विसेज, तो उसके लिए सबसे पहले बिल कहां लाना पड़ेगा, राज्यसभा में लाना पड़ेगा। इस बात को भी आप ध्यान रखोगे। 315 याद रखोगे जो आपका लोक सेवा आयोग है। लोक सेवा आयोग यूपीएससी एज वेल एज यूपीपीसीएस या अदर स्टेट के पीसीएस, ये सब 315 के अंतर्गत है। 323 का खूब पूछा जाता है, दैट इज प्रशासनिक अधिकरण। और निर्वाचन आयोग क्या है, 324 याद करो। 124 1 लीटर फुल क्रीम 24 रुपए का आता था, सुप्रीम कोर्ट है। और 324 क्या है, निर्वाचन है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है तो ध्यान रखोगे। फिर ये 3-4 आर्टिकल यहां से बहुत महत्वपूर्ण है। 330 लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीटों के आरक्षण की बात करता है कि लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीटों में आरक्षण होगा, आर्टिकल 330। आर्टिकल 332 राज्यों की विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए आरक्षण होगा। 330 सेंटर में एससी एसटी के लिए आरक्षण होगा, 332 राज्य की विधानसभाओं में। 331 क्या है, 331 है जो अब हट गया है उनके लिए, जो था एंग्लो इंडियंस वगैरह के लिए। 332 ये सेम आ गया। 338 ये यहां से 2-3 याद रखोगे। 338 पहले सारे आयोग इसी में थे, एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, पहले सब 338 में थे। लेकिन अब 338 में क्या है, तो सबसे ज्यादा चिंता किसकी करनी है, एससी की। 338 ए में एसटी है और 338 बी में ओबीसी है। इन तीनों को याद रखोगे, कभी भी मैचिंग में एक बढ़िया सवाल बन सकता है। 338 फॉर एससी, 338 ए फॉर एसटी, 338 बी फॉर ओबीसी, ठीक है। 343 संघ की राज्यभाषा हिंदी होगी। 350 52 56 60 ये तुम जब आपातकाल पढ़ रहे होंगे तब ध्यान रखना। 52 में
बाहरी आपात के समय राष्ट्रपति शासन लगता है, 56 में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है और 60 में वित्तीय आपातकाल है। 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है। और याद करो पिछली कक्षा में मास्टर ने बताया था संविधान संशोधन कैसा है, फ्री का है, एकदम फ्री में हो जाता है, मतलब साउथ अफ्रीका से हमने लिया है। ठीक, अब आ जाते हैं अपन कोर सवालों पे। तो मुझे लगता है 10 मिनट हुए होंगे, 10 मिनट में मैंने आपको जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल थे उनका रिवीजन आपको करवा दिया है ना, ताकि आपको चीजें दिमाग में रहे। तो भारतीय संविधान में है, देखो 2 बातें यहां से आप याद रखोगे। क्रमांक के तौर पे अगर आ जाएं तो भारतीय संविधान में क्रमांक के रूप में 395 आर्टिकल हैं, 395 अनुच्छेद हैं। लेकिन गणना अगर हम करने लग जाएं, फॉर एग्जांपल सर गणना कैसे, अब जब गणना करोगे तो 51 को अलग गिनोगे, 51 का को अलग गिनोगे, गणना करोगे तो 323 को अलग गिनोगे, 323 का को अलग गिनोगे, 39 को अलग गिनोगे, 39 का को अलग गिनोगे। तो गणना की दृष्टि से आ जाओगे तो 450 से ज्यादा अनुच्छेद हैं। तो संविधान में अब 395 यहां है नहीं, तो हम 400 से अधिक वाले के साथ जाएंगे। ये बात दोनों ध्यान रखना, क्रमांक की दृष्टि से और गणना की दृष्टि से। कंफ्यूजन उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने क्लियर करा होगा। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। भारत के संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, आरंभ में भी और गणना क्रमांक की दृष्टि से अभी भी कितने हैं, 395। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं, गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो जब हम काउंटिंग करेंगे तो 450 प्लस हैं, 450 प्लस हैं गणना की दृष्टि से। तो गणना की दृष्टि से 450 प्लस है, लेकिन ये झारखंड है, अजीब गरीब सवाल बनाता है, ऑप्शन है ही नहीं। तो हम इसको गणना की दृष्टि की जगह क्रमांक की दृष्टि से कर लेते हैं। इन्होंने अनुच्छेद और अनुसूचियां दोनों पूछी हैं, तो 395 और 12 अनुसूचियां होंगी। ठीक है, मूल भारतीय संविधान में जब संविधान बना 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। अभी भी ये दोनों तो सेम हैं, लेकिन ये बढ़ के कितनी हो गई हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं, 4 अनुसूचियां और बड़ी हैं, उनको भी हम आगे देखेंगे ही। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद, कितने अनुसूचियां थी, अभी बताया। भाग कितने, 22, अनुच्छेद कितने, 395, अनुसूचियां कितनी, 8। देख लो 22, 95, 8। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दूसरे की तरफ हमें देखना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, भारतीय संविधान में शामिल है। तो हम वर्तमान दृष्टि से देखेंगे, अगर कुछ मिल जाए तो वर्तमान में 395 आर्टिकल, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, बिल्कुल ठीक है। बाकी इनमें से अनुच्छेद की संख्या ही सब में गलत है। ये बिल्कुल शून्य लेवल के सवाल हैं, बिल्कुल सरल प्रकार के सवाल हैं, लेकिन माफ कीजिए, लेकिन परीक्षा में इसी प्रकार के सवाल गलत हो जाते हैं। इसी प्रकार के बेसिक अगर आपको फैक्ट नहीं पता है तो कम से कम बेसिक फैक्ट्स रिवाइज करके रखा करिए एग्जाम से पहले। ठीक है, चलिए फिर आ जाते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। अब देखो नए राज्यों का गठन किस आर्टिकल में था, नागरिकता किस आर्टिकल में थी, देखो देखते चलो। अब देखो यहां ये अनुच्छेद 2 है, ये भाग 2 है, ध्यान रखना। भारत के संविधान के भाग मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाए हैं। तो भारत के संविधान में नागरिकता भाग 2 में है, आर्टिकल अगर कोई पूछे तो 5 से लेकर 11 तक है। ठीक, यानी बी का क्या होगा, पहला, बी का पहला 1 में ही है, मिल गया आंसर, बात ही खत्म हो गई। नए राज्यों का गठन कहां होगा, अनुच्छेद 3 के तहत होगा नए राज्यों का गठन, है ना। कोई अनुच्छेद 3 के तहत हम कोई नए राज्यों का गठन कर रहे हैं। मौलिक अधिकार कहां है, भारत के संविधान के भाग 3 में, सी का हो जाएगा 4, ए का दूसरा। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कहां है, आर्टिकल 323A। प्रशासनिक अधिकरण, अधिकरण से ए याद रखोगे, का याद रख लेना या ए याद रख लेना। तो प्रशासनिक अधिकरण 323A, ये खूब पूछा जाता है, ध्यान रखना, बहुत बहुत फेवरेट सवाल है यूपीपीसीएस का। प्रशासनिक अधिकरण रहा, वित्त आयोग रहा, 312 रहा, महान्यायवादी रहा, अटॉर्नी जनरल रहा, ये खूब पूछे जाते हैं इनके आर्टिकल, सब अभी अपन याद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलें। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो लागत है, कर लगाता है, अच्छा कर लगाता है, एक डंडर है, कर लगाता है, विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अंतर्गत आता है? तो कोई भी टैक्स लगा रहा है। अब देखो
यदि ऐसा सवाल आप पे नहीं आ रहा है तो इन सवालों को कॉमन सेंस से कैसे किया जाता है। यह सवाल किसी माई के लाल को इसका आर्टिकल याद नहीं होगा, मास्टर को भी नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस से हम ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्योंकि इन क्लासों का उद्देश्य सिर्फ टिक लगाना नहीं है, मास्टर आया टिक लगाया चला गया ना। दो उद्देश्य हैं, आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कराने और आपको तरीका बताना कि ना आता हुआ क्वेश्चन कैसे किया जाता है, और जो सवाल कतई छोड़ने वाला हो वो कैसे छोड़ा जाता है। ये सवाल छोड़ने लायक नहीं है, अभी बताऊंगा कैसे। लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी और है कि कक्षा को लाइक करना है, साझा करना है, हाइप वाला बटन वीक में 3 बार ही दबा सकते हो तो वो भी दबा दिया करो, है ना। बाकी मतलब तुम लोग व्यूज अगर बढ़िया देते हो ना तो मास्टर और एनर्जी से पढ़ाता है, तो थोड़ी मेहनत करो, वीडियो ग्रुप रूप में शेयर किया करो ताकि अच्छी चीज है लोगों तक जाए, ज्यादा लोग सीखे समझे, है ना। देखो अब अगर मैं बात करूं जो टैक्सेशन वाले विधेयक हैं, वित्त विधेयक है, धन विधेयक है, वो सब 110 मुझे पता है, धन विधेयक 109 110, वित्त विधेयक मुझे पता है 100, मतलब बजट भी 112 के आसपास है, मतलब इसके पास का क्या कोई है, बाकी सब दूर दूर तक नहीं है, केवल यही 117 है। तो अगर टैक्स लगाने की बात है तो उसी के आसपास होगी। अगर यहां इससे रिलेटेड और कोई आर्टिकल होते तब मुझे समस्या होती, तब फिर मैं इस सवाल को छोड़ देता, लेकिन अभी मैं इस सवाल को छोड़ूंगा नहीं, ना पता होते हुए भी मैं सही उत्तर लगाऊंगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखे गए हैं, तो वित्त विधेयकों के बारे में कोई स्पेशल अगर बात है कि टैक्स लगाना है वो तो आर्टिकल 117 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान है। मैंने आपको बताया कि कोई नई सर्विस बननी है, आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा में वो इनिशिएट किया जाएगा। कोई भी जैसे आईएएस सर्विस होती है, आईपीएस सर्विस होती है, ऐसे ही आईईएस अगर सर्विस बनने लगे, होती है इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है, लेकिन इंडियन एजुकेशनल सर्विसेज जैसा कुछ होने लगे तो क्या होगा, इंडियन एजुकेशनल सर्विसेज के लिए राज्यसभा में अलग से मामला आएगा। तो आर्टिकल 312 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक, अखिल भारतीय सेवा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय गलत है, कितना बताया था, जब सर्वोच्च न्यायालय बना था तो 1 लीटर फुल क्रीम दूध 24 रुपए का आता था, फुल क्रीम से याद रखो सुप्रीम, और 1 2 4 124। भारत का निर्वाचन आयोग 324 नहीं, निर्वाचन आयोग 324 में चुनाव, एक मिनट अभी देखते हैं। संघीय लोक सेवा आयोग 332 में नहीं है, 315 में है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस या एमपीपीसी इस प्रकार के जो भी आयोग है 315 में है। महाधिवक्ता कितने में है, महाधिवक्ता 148 में है या 76 में, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 76 है ना। तो क्या हो जाएगा कि ये सही हो जाएगा। निर्वाचन, मैंने आपको 2 चीजें याद कराई थी, सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग, दोनों याद रखोगे। सुप्रीम कोर्ट 124, निर्वाचन 324, ऐसे दोनों ध्यान रख लेना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही सुमेलित है। कौन सही सुमेलित नहीं है, अनुच्छेद 39A समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 39A बात करता है समान न्याय की और निशुल्क विधिक सहायता की बात करता है कि किसी भी व्यक्ति को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध हो, राज्य ऐसे प्रयास करेगा। 40 याद कराया था, 40 ऐसे बनाया था और इस चा को पा कर दिया था, मतलब पंचायतों के गठन का प्रावधान होगा, यह भी बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 44 दोनों 4 समान है ना, तो मतलब समान नागरिक संहिता। ये निमोनिक्स इसलिए बताता हूं, पेपर में मास्टर कान में बोलता हुआ दिखेगा तुम्हें कि लगा बेटा यही आंसर है। ठीक, मतलब समझ में आना चाहिए, चीजें रिकॉल कर पाओ, एग्जाम तक ले जाओ, वो महत्वपूर्ण है। ठीक, अनुच्छेद 48 क्या कहता है, न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण बताया था, पृथक्करण 50-50 कर दो जी। कैसे पृथक्करण कर दो, 50-50 कर दो। बचपन में बिस्किट खाया होगा ना, वही 50-50 है। तो ये आर्टिकल 50 में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाओ, मिला देंगे भाई साहब। आर्टिकल 124 अब तुम्हारे अंदर से अगर निकल के आ रहा है कि 1 लीटर फुल क्रीम बराबर 24 रुपए, मतलब सुप्रीम कोर्ट, मतलब तुम मास्टर तक पहुंच गए हो, कनेक्ट कर लिया है मास्टर को। तो 124 में संघीय न्यायपालिका है। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक संविधान के भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, तो बी का दूसरा होगा। 352 क्या है, 352, 56, 60 तीनों में आपातकालीन प्रावधान है। और 245 बचा ये, तो यही बचेगा विधायी शक्तियों का विवरण। तुम्हें ये याद भी ना हो तब भी कोई समस्या नहीं है। 1 2 3 4 देखो, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अब देखो 14 क्या है,
14 में समानता का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, तो ए को मिलाओगे 3 से, जैसे ही ए को मिलाया 3 से आंसर मिल गया। आर्टिकल 36 क्या है, नीति निदेशक तत्वों में चला जाएगा, 35 के बाद 36 से डीपीएसपी है, इसमें आ जाएगा। फिर आर्टिकल 368 क्या है, बताया था संशोधन प्रक्रिया है, यानी डी का पहला होगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मैचिंग वाले सवाल सबसे अच्छे सवाल होते हैं, उसमें ना सिर्फ आपकी जानकारी चेक की जाती है बल्कि आपकी सामान्य एबिलिटी भी चेक की जाती है कि आपको एक दो पता होते ही आप कैसे लगा लेते हैं। तो ये अच्छे बच्चों के लिए, जिनका रीजनिंग वाला लेवल बढ़िया होता है, उनके लिए अच्छे सवाल हैं और ये सवाल आपके सामान्य स्तर पर गलत नहीं होने चाहिए। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, नए राज्य आर्टिकल 2 और 3 में, तो लगाओ ए का दूसरा, जैसे ही ए का दूसरा पकड़ोगे ऑप्शन नंबर बी में है, मिल गया आंसर। फिर भी चेक कर लो, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है, समानता है ना, विधि के समक्ष समानता, बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आपको बताया आर्टिकल 22 में है कि किसी की गिरफ्तारी होगी तो वो कैसे होगी और किसी को बंद करके कैसे नहीं रखा जा सकता है, कैसे रखा जा सकता है। फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो मैं इन पे आपको डिटेल से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सी का क्या हो जाएगा, 4, सी का 4 है। और राष्ट्रपति का विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार, तो अभी हमने पढ़ा था अनुमति, 1 मिनट रुक जाओ अभी दे रहे हैं, अनुमति 1 मिनट रुक जाओ अभी दे रहे हैं, मतलब जब वो लोकसभा राज्यसभा से पास होकर आ जाएगा तो वो 1-1 मिनट रोकते हैं, मतलब 1-1-1। और राष्ट्रपति अध्यादेश 1-2-3 एकदम पास, मतलब 123। दोनों बातें ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, संविधान का आर्टिकल और उनकी अंतर्वस्तु क्या क्या है, मिलाओ। आर्टिकल 54, तो देखो मुझे नहीं पता क्या है 54, लेकिन मैं ये जानता हूं कि 52 राष्ट्रपति का है, मतलब 54 भी राष्ट्रपति से मैच करता हुआ ही होना चाहिए। देखो कहां है राष्ट्रपति, सर 1 में ही है राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो 54 मैंने ऐसे भी याद कर रखा है, 54 निर्वाचन सेम साउंडिंग है। खैर, अनुच्छेद 75 मुझे पता है कि मंत्रिपरिषद की बात है 75 में, उससे रिलेटेड ढूंढ लूंगा कहां है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, बात ही खत्म हो गई। ए का पहला, बी का दूसरा, 2 में है। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 155 राज्य में राज्यपाल है, 164 में मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। राज्य की विधानसभाओं की संरचना 168 169 के आसपास है, तो 5वां तो होगा ही नहीं, मतलब 1 2 3 4 ही इस प्रश्न का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। 4 बार सेम सवाल पूछा है, यूपीएससी प्री, यूपी लोअर पीसीएस, यूपीएससी मेंस और यूपी पीसीएस मेंस। आप सोचो 4 बार ये प्रश्न पूछा है कुछ इस प्रश्न में कि वो क्या कहते हैं, कौन सा ढप्पू सा प्रश्न है। आगे चलते हैं, अनुच्छेद और सूची प्रावधान मिलाओ। 61 में क्या होता है, 61 में क्या होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा देते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा देते हैं। यह आर्टिकल जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे होंगे तब भी इसके सवाल खूब आएंगे ही, है ना, तो तब भी हम याद करेंगे ही इसको। अब ठीक है, अब देखो फिर उसके बाद हम देखेंगे, यानी ए का दूसरा होना चाहिए, ए का दूसरा इसमें है, ए का दूसरा इसमें है। अनुच्छेद 67 क्या होगा, अब देखो 67 में क्या होगा, उपराष्ट्रपति को हटाना, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना या स्पीकर को हटाना, तो स्पीकर तो होगा नहीं, स्पीकर तो होगा नहीं। और लास्ट में डी का पहला है इन दोनों में, मतलब 90 में क्या है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। जैसे ही मुझे पता चला 90 का ए होगा तो मैंने सोचा कि राष्ट्रपति के बगल में उपराष्ट्रपति होगा, मतलब बी का मैं लगा दूं तीसरा, तो बी का मैंने जैसे ही तीसरा लगाया बचा 94, तो 94 स्पीकर को हटाना हो गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। तो आप ना आते हुए भी कैसे सामान्य मेंटल एबिलिटी के साथ प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, यह तरीका आपको आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद और सूचियां सबसे सरल सवाल है, अच्छे सवाल है, थोड़े पता होने चाहिए। जैसे ही 124 आए सुप्रीम कोर्ट, 324 आए निर्वाचन, याद कर रहे हो, क्लास देख रहे हो, तुम्हें याद आ रहा है, मतलब मास्टर से चिपक गई है तुम्हारी बिजली। चलो 324 निर्वाचन आयोग, 315 क्या है, यूपीएससी और स्टेट पीएससी, तो लोक सेवा आयोग, यानी ए का क्या होगा 4, मिल गया आंसर, और कोई है ही नहीं। बी का क्या है 3। 280 इतनी बार पूछा जाता है कि अगर आर्टिकल पेपर में पूछा है तो 280 तो पूछेगा ही, 280 पूछेगा ही। फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, तो 280 वित्त आयोग हमने लगा दिया। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, यानी डी का पहला। रिवाइज करो 338 वाले। 338 एससी के लिए आयोग, 338A एसटी के लिए आयोग। अभी तक 338 से तो सवाल पूछे गए हैं, ए बी से सवाल नहीं पूछा गया है, तो कभी भी अच्छा सवाल बन सकता है और अच्छे कंफ्यूज हो जाएंगे कि एसटी पहले है कि एससी पहले है। और 338
बी जो है वो क्या है, ओबीसी आयोग है, ओबीसी आयोग है। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे, एससी, एसटी और ओबीसी तीनों आर्टिकल को आपको ध्यान रखना है। आगे चलें, सूची 1 और सूची 2, 323 ए क्या है, तो प्रशासनिक अधिकरण थे। आ और ए मैंने आपको याद कराया था, ध्यान करो। तो प्रशासनिक अधिकरण ए का क्या होगा, दूसरा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अनुच्छेद 324, तो जैसे ही 124 आए, अब तुम्हारे मुंह से खुद निकल रहा है, 124 मतलब सुप्रीम कोर्ट और 324 मतलब निर्वाचन। 324 का मतलब निर्वाचन, यानी बी का पहला हो गया। फिर 330 क्या है और 320 क्या है, तो अब देखो यहां अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप कैसे करोगे। लोक सेवा आयोग मास्टर ने बताया है, अब आपको कार्य का आर्टिकल नहीं याद होगा। लोक सेवा आयोग आपने बताया है सर 315 में है। अब लोक सेवा आयोग के कार्य अगर होंगे तो 330 में होंगे कि 20 में होंगे, सर 20 में होंगे, 15 के दोहरे 20 ही है। नहीं पता है फिर भी करेंगे, डी का तीसरा लगाएंगे, 2 से तो हम कंफर्म नहीं है, तीसरा भी है। और 330 तो आपको पता ही है, लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण है 330, 332 राज्य विधानसभाओं में एससी एसटी का आरक्षण है, ये आपको ध्यान है ही। तो सी का 4, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। बहुत शानदार शानदार सवाल है, आर्टिकल से रिलेटेड बड़े अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। आगे चलें, सूची 1 सूची 2 से मिलाओ। संचित निधि, तो बोले 2 छक्के इकट्ठे कर लिए, 1 6 2 6 है ना, तो 2 6 जैसे इकट्ठे हुए संचित निधि आ गई। आकस्मिक निधि इसकी अगले वाली है 367। अगर तुम्हें अच्छा लगता है, मजा आता है पढ़ने में, तुम्हें लगता है कि बस क्लास ऐसे ही चलती रहे, तो एक ऑफलाइन कमेंट भी करके जाया करो कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, आप ऐसा नहीं पढ़ाते हैं, आपको ऐसा कुछ भी जो तुम्हारा दिल करे लिख के जाया करो, कमेंट तुम्हारे लिए खुले हैं, ठीक है। चलो, फाइनेंस कमीशन, बार बार मैंने बोला है कि हर बार लगभग पूछा गया है, 280 ध्यान रखोगे। बी का तीसरा जैसे ही आपने पकड़ा आपको आंसर मिल गया, ए का पहला। फिर वित्तीय आपातकाल, तो 52 56 60 में वित्तीय आपातकाल है, सी का हो जाएगा दूसरा, सी का दूसरा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148 कैसे याद रखोगे, ये पोस्ट है सीएजी की, ये पोस्ट है सीएजी की। जितने भी घोटाले होते हैं देश के अंदर, जितना भी कुछ भी बकवास बात होती है, सब सीएजी चेक करते हैं, सारे खातों को भाई साहब चेक करते हैं। और ये कब 4 दूनी 8 कर दे किसी को नहीं पता भाई साहब, ये 4 दूनी 8 बता देते हैं कि इसने 4 दूनी 8 करी है जबरदस्ती। कैसे करी है, इसने 4 दूनी 8 करी है, 4 रुपए खर्च करे 8 लिख दिए, मतलब 4 दूनी 8 से याद रखोगे। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं। सर मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन मैं कमेंट नहीं करूंगी, क्या करूं, मेरा मन ही नहीं करता। चलो अगला सवाल देखते हैं। भाई कहां भागे जा रहे हो तुम। चलो, सूची 1, संविधान संशोधन 368 में संविधान संशोधन होगा भाई। ए का 4, लो ये सरक गए, हम इन्हें सरका लेते हैं, ए बी सी और इसको कर लेते हैं डी, ठीक है। चलो, ए का क्या है 4, तो ए का 4 एक में ही है, मिल गया आंसर। और देखो मास्टर कह रहा है ना, वित्त आयोग, जितनी बार मैचिंग में सवाल आएगा वित्त आयोग पूछेगा ही। वित्त आयोग 280 से, तो बिल्कुल माथे पे लिख लेना, छोटी बहन छोटा भैया उसे 4 बार बताना, वो इधर हुआ तुझे पता फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में है, 280 में है। मम्मी मिल जाए, मम्मी को बताना, मम्मी आपको पता है फाइनेंस कमीशन किस में है, 280 में है। 10 बार बताओगे अपने आप याद हो जाएगा। बी का 3, तो बी का 3 हो गया, यही सही है। वित्तीय आपातकाल 360 में है, यानी सी का पहला होगा। अखिल भारतीय सेवाएं 312, ये भी मास्टर बता चुका है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नीचे लिखा भी हुआ है किस किस आयोग में सवाल आए हुए हैं। एक छोटी सी सूचना आपके लिए, ये तो देना ही पड़ेगा सूचना, है ना। तो सूचना छोटी सी ये है कि यदि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आपको डिकोड एग्जाम के साथ जुड़ना चाहिए। हमारा एक लंबा अनुभव इन परीक्षाओं के लिए है ना, और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का हम प्रयास करते हैं। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एग्जाम 2026 के लिए एक बहुत शानदार बैच हम लोग लेके आए हैं, जिसमें आपको ना सिर्फ टॉपिक वाइज वीडियो क्लासेस मिलती हैं, नोट्स मिलते हैं, और यदि आप हमसे कहते हैं तो हम आपको पूरा प्लानर दे देते हैं कि आपको इस हिसाब से पढ़ना चाहिए, ताकि आपका 6-8 महीने में 5-6 महीने में सिलेबस खत्म हो जाए। उसके साथ साथ 10 टेस्ट इसमें फ्री मिलेंगे, है ना। परीक्षा के पूर्व 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। जितने का ये बैच है उतने की टेस्ट सीरीज होती है। 1999 का बैच है, 1199 का। और टेलीग्राम पे डेली हम इसमें टेस्ट कराएंगे। 5 जनवरी से ये टेलीग्राम पे डेली टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप चाहें तो इस बैच को जुड़ सकते हैं। इसमें जो भी कुछ भी आता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीएस, उस सब की क्लास आपको इसमें मिलेंगी। और आप अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहां से पूछ सकते हैं कि हाउ कैन आई ज्वाइन, ठीक है। चलो, अच्छा वो कहां लग गया, बी इसका आंसर है, ओके
ठीक है, चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं, संस्थान और अनुच्छेद। तो अभी बताया भाई महालेखा परीक्षक क्या करे, गुरुजी 4 दूनी 8 कर देता है। बोले अच्छा, तो आर्टिकल 148 ए का 3 लगाओ, ए का 3 एक में है, 2 में है, 2 तो वैसे ही कट गए। आगे चलो, फाइनेंस कमीशन मास्टर बार बार बोल रहा है, अब तुम्हें अगर याद आ रहा है मतलब तुम्हारे तार मास्टर की बिजली से जुड़ गए हैं। 280 जब 20 बार बता दिया, कह रहा हूं कि हर बार आ रहा है, तो बी का 280, बी का जैसे ही आपने पकड़ा दूसरा आपको आंसर मिल गया, कहीं और जाना ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए। प्रशासनिक अधिकरण सब रिपीटेड है, कहीं ना कहीं से रिपीटेड है, सी का 4 हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग मास्टर इतनी बार तो बता चुके हो, आर्टिकल 315 यूपीएससी, मतलब डी का पहला, ऑप्शन नंबर ए। पता नहीं वो आपने एक रील देखी थी नहीं देखी थी, उसमें कहता है यूपीएससी, बोले हाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, कहता है नहीं चाचा सुनिए तो, लेकिन चाचा सुनने को तैयार नहीं होते। खैर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अभी बता देंगे। अंतरराज्यीय परिषद आर्टिकल 263 में है। वित्त आयोग, अब देखो अंतरराज्यीय परिषद और प्रशासनिक अधिकरण में कंफ्यूजन होता है, प्रशासनिक अधिकरण और अंतरराज्यीय परिषद में कंफ्यूजन होता है, यही दूर कर लो ना। तो प्रशासनिक अधिकरण मास्टर ने इसीलिए बताया आ, तो ये 300 कितना था, 323 ए में है, 323 ए में है, तो अधिकरण ए में है, और अंतरराज्यीय परिषद अगर पूछे तो 263 में है। वित्त आयोग 280 में है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 का, संघ लोक सेवा आयोग 300 में है। चारों सही है, तो चारों सही है भाई, कैसी बातें कर रहे हो, इसीलिए उत्तर पे स्टार है कि उत्तर हमको नहीं पता, मतलब चारों सही है, गलती से दे दिया था, मूल्यांकन के बाहर कर दिया होगा। अपन को क्या है, अपन को खाली सही पढ़ना है, गलत गलत तुम अपने दोहरे रख लो। आगे चलते हैं, 26, 40, 98, 239। तो तुम्हें सबसे पहले क्या पता है, सर मुझे सबसे पहले पता है अनुच्छेद 40। मास्टर ने अनुच्छेद 40 को यूं लिखा था और बोला कि देख पंचायत हो गया, तो जैसे ही पंचायत दिखे मतलब बी का 4 होगा, लगाओ किसमें, इसमें बी का 4, इसमें बी का 4। फिर 239 पता है, 239 बताया था, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 239, ये भी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन यानी डी का पहला होगा, इनमें से इसमें डी का पहला है। बाकी दो मुझे ना भी पता, फिर भी मैं एक के साथ चला जाऊंगा, फिर भी मैं देखता हूं। आर्टिकल 26 क्या होगा, कुछ फंडामेंटल राइट जैसा होगा, 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट है, देखो कहां है। धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता, संसद का सचिवालय थोड़ी होगा, तो ए का क्या हो जाएगा, तीसरा होना चाहिए, ठीक है। और बचा 98, तो संसद का सचिवालय हो जाएगा, सी का दूसरा। मुझे 98 ना भी पता हो फिर भी मैं सही उत्तर लगा लूंगा। गुरुजी यो बढ़िया ट्रिक बताई आपने। अब कोई थंबनेल टाइप वाला मास्टर होगा, भौकाल फैलाने वाला, वो कहेगा ना आते हुए भी सवालों को कैसे हल करें, सीखें 2 मिनट में। हम 2 मिनट में कुछ नहीं सिखाते, हम पूरा समय लेते हैं तब सिखाते हैं। आप हमारे पास आइए, निरंतर कुछ ना कुछ नया शानदार बढ़िया सीख के जाएंगे। इन कक्षाओं को लीजिए, आप पूर्वावलोकन की क्लास लीजिए, और मैं जो करंट अफेयर्स की वीकली वाली क्लास करा रहा हूं वो आपके लिए बहुत शानदार है। उसमें कंटेंट बहुत रिफाइन होकर मैं उठा के ला रहा हूं कि कहां से बिल्कुल जो सवाल बिल्कुल ऐसा है कि टपक ही सकता है एग्जाम में, वही लेके आ रहा हूं। और वो क्लास आपको बहुत फायदेमंद इसलिए होंगी कि आप कुछ मत करिए, हफ्ते में 1 घंटे आइए, हफ्ते में 1 क्लास होगी। साप्ताहिक 40 है, इसीलिए उसका नाम है। 40 क्वेश्चन तक, 40 घटनाओं तक मैक्सिमम हम लेंगे, 30 से 40 घटनाएं। आप आइए, 1 घंटा सुन जाइए, तो आपके कान में वो चीजें रहेंगी। फिर जब पेपर के समय आप करंट अफेयर्स तो मास्टर रिवाइज कराता ही है, जब करा रहा हूंगा तो उस समय कर लीजिएगा, खत्म। करंट अफेयर्स की और टेंशन लेनी ही नहीं है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं सही है, अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 78, अरे अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष थोड़ी है, मास्टर ने बताया अब हम एक साथ रहेंगे, अब हम अस्पृश्य नहीं कहेंगे किसी को, गुरुजी एक साथ रहेंगे। एक साथ मतलब अस्पृश्यता का अंत है। 78 संसद का गठन है। 192 संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ते हैं। 352 आपात स्थिति की घोषणा है। यो ही ठीक है सर, यो ही सही लग रहा है। संसद का गठन 79 में है, और संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते मुझे भी ऐसे याद नहीं है, मास्टर हूं, ब्रह्मा थोड़ी हूं, सब याद होगा क्या। 79 में क्या है, और स्वीकारोक्ति का साहस बहुत जरूरी है। हमको कुछ नहीं आता है तो हमको स्वीकार करते आना चाहिए कि ये हमको नहीं पता। 78 संसद का गठन नहीं है, 79 में है, तो पहला गलत हो गया। हमसे पूछा है कौन सुमेल है, हमें पता है डी बिल्कुल सही है। 352 में आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में वित्तीय आपातकाल है, 52, 56, 60 आपातकालीन प्रावधान। और भारत के संविधान के किस भाग में है बताओ, याद करो, पिछली कक्षा में बताया था। आ से आपातकाल, आ से 18, भाग 18 में आपातकाल है। वाह मास्टर वाह। आगे चलो, संविधान के अनुच्छेद और प्रावधान 215। अब 215 को 315 से कंफ्यूज मत करना, अब ये सारे सुप्रीम कोर्ट वाले हैं। किसी न्यायालय के एक उच्च न्यायाधीश, किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। देखो ये याद करना बहुत सरल है।
एक न्यायालय से किसी न्यायाधीश का दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं, ये आर्टिकल 222 है ना। अब इस 2 में से किसी भी 2 का हम कहीं भी ट्रांसफर कर दें, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? सर कितनी बढ़िया बात बताई आपने, अब नहीं भूलने का। मैं 222 किसी का भी कहीं किसी भी 2 का ट्रांसफर कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो हम यहां से इससे ट्रांसफर करेंगे, मतलब बी का पहला पकड़ेंगे, कहां है सर? इसमें है सर, इसमें है, कोई बात नहीं। आर्टिकल 226 आपको याद है कि नहीं? जी सर याद है। क्या है आर्टिकल 226? सर आर्टिकल 32 के तहत किसी आदमी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और आर्टिकल 226 के तहत यदि किसी आदमी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। ऐसा ढूंढो भाई हाई कोर्ट सा कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। बिल्कुल ठीक है, यानी सी का क्या होगा? दूसरा। सी का दूसरा पकड़ो, सी का तीसरा। अच्छा इसमें भी सी का तीसरा है, इसमें भी सी का तीसरा है, सब में सी का तीसरा है। आरएस का सवाल है ना, ठीक। फिर 227 उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना, और 215 सभी न्यायालयों में अधीक्षण की शक्ति है ना। तो इसमें क्या होगा? मुझे लगता है कि 215 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति होगा। देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन नंबर ए। हाँ 215 क्या है? सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, मतलब ले बेटा है ना, हमसे बात नहीं किया तो क्या किया, मतलब सभी न्यायालयों का अधीक्षण सुप्रीम कोर्ट करेगा। और 227 क्या है? उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। एक मिनट कुछ गलत हो रहा है, एक मिनट, इसका आंसर है ए। 200 डी का क्या होगा? दूसरा, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति है, और 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है। इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना, ये 2 आर्टिकल याद रखना। तो ऐसे भी सवाल आ सकते हैं जहां फंसोगे, तो इसमें कोई मतलब बुरा मानने वाली बात नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन यहां से ये 2 तुम्हें याद हो गए, ये मैं कंफर्म हूं, ये 2 तुम्हें याद हो गए। और अभी सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे होंगे तो और याद करेंगे ना। 222 मतलब किसी को भी इधर उधर सरका दो, कोई नो फर्क नहीं पड़ना है। 226 पता है। 215 क्या है? दोबारा मिटा देता हूं। 215 क्या है? तो सर 215 है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। इसका क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के कोई भी डिसीजंस होंगे वो एज ए प्रमाण यूज किए जा सकेंगे अभिलेख न्यायालय होने। तो ए का 4, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलें। जी सर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो देखो केंद्र शासित प्रदेश की बात कहां है? 239 में, और केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय 240 में होगा, 241 में है, 241 में ये है। तो ये भी एक अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल ये हैं। अब देखो यहां एकदम नजदीकी आर्टिकल दिए हैं, तो यदि आप इनमें रिस्क ना लेना चाहते हो तो इस सवाल को छोड़ सकते हैं। कारण क्या है? 239 यूनियन टेरिटरी तुम्हें पता है। ये सवाल आपके लिए कब आसान होता? 241 होता, बाकी सब अलग अलग होते, तो इनको आप छोड़ सकते हो। सुप्रीम हाई कोर्ट का प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 241 में है। अब तो आपको याद रखना ही है, रिपीट हो तो गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन सामान्य स्थिति में अगर ऐसा कोई सवाल आए तो आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 76 क्या है? तो 76 बताया, कोई भी कानूनची आदमी होगा भाई 76 सा लगवा दूंगा। ए का तीसरा, महान्यायवादी, ठीक है। ए का तीसरा पकड़ो, ए का तीसरा कहां है? सर एक में है, मिल गया आंसर, ठीक। चलो 148, तो 4 दूनी 8 जिसने भी करी है सबको पकड़ेगा कौन? थारा भाई सीएजी। कैग, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यानी बी का पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 75 क्या है? तो 75 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति है। और 131 क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। डी का मिलाओ दूसरा, सी का चौथा, मिल गया सर आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे चलो, मिल गया तो आगे चलो। यहां का कीर्तन कर रहे हो, सूची 1 और सूची 2 मिलाओ भैया, फिर मिलाना है। विधि के सम्मुख समानता आर्टिकल 13-14 में ही होगी, विधि के सम्मुख समानता। ए का तीसरा पकड़ो कहां है? सर मिल गया आंसर, यही है और किसी में है ही ना। फिर भी चेक कर लो, कार्य करने का अधिकार कहां होगा? आर्टिकल 41 में होगा, 42 में, और कार्य करने की मानवीय स्थिति 42 में है। तो ये अभी जब अपन वो पढ़ेंगे तब मैं आपको याद कराऊंगा, डोंट वरी। जब अपन क्या कहते हैं डीपीएसपी पढ़ेंगे तो डीपीएसपी के सारे आर्टिकल याद कराऊंगा, डोंट वरी, घबराना नहीं है। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में है, लेकिन अब इसमें अनुच्छेद 45 की भाषा संशोधित हो गई है। ये पुराना सवाल है ना, अनुच्छेद 45 में अब 6 वर्ष से छोटे बच्चों की बात की गई है, 6 से 14 तो फंडामेंटल राइट में शिफ्ट हो गए हैं। इस बात को आप ध्यान रखोगे। डी का दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का वर्तमान स्थिति से सही आंसर होगा, इसीलिए स्टार लगा रखा है शायद। चलो, ये खतरनाक सवाल है, मतलब गड़बड़ सवाल है, ये छोड़ने लायक सवाल है, ठीक। फिर भी आप याद कर लो, काना है मतलब कान है, का में नागालैंड है। 371 का, कुछ 371 में कुछ राज्यों के विशेष उपबंध हैं, तो कान है, 371 में नागालैंड है, 371 काम है, तो ये ठीक है।
ताकि दोबारा आए तो गलत ना हो। खा आ है, ख आ है, मतलब इसमें क्या है, असम है। 371 का में नागालैंड है, 371 खा में असम है, और पूछा भी है तो कंफ्यूज करने को गा मा एक साथ हैं, याद भी हो तो तुम कहोगे सर मेघालय, ठीक है ना, इसमें क्या है, मणिपुर है, ना कि मेघालय, ठीक, तो ये गलत है इसमें से। 371 घा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये टफ सवाल है, ये भी छोड़ने लायक सवाल है। मास्टर सारे ही छुड़वा दोगे क्या? 29 में से 2 छुड़वाए हैं लाला, परेशान क्यों हो रहा है, ठीक है। चलो, तो ये 371 घा, हमारी बराबरी मत कर, है ना। चलो, मतलब कुछ भी वायरल हो जाता है भाई। 371 गा इसमें गलत दिया है क्योंकि उसमें मणिपुर है ना कि मेघालय, तो इसको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका गलत, ठीक। अब हम आ जाते हैं भारत के संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। टोटल 12 अनुसूचियां हैं। हमेशा की तरह मास्टर पहले अनुसूची बता देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 12 कौन कौन सी हैं, और उसके बाद उसके सवाल करेंगे। आज की कक्षा कुछ लंबी हो सकती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, करना तो हमें पूरा है ही है। तो देखो, इसका वो याद करो, लिख लो कहीं, मास्टर बोल रहा है लिख लो। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए, वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पे कब्जा करना, दल बदलना भूल गए। ये लाइन लिख लो, फिर मास्टर बताता रहेगा, यहां लिखूंगा फालतू टाइम जाएगा, ठीक। तो प्रथम अनुसूची क्या है, एस। एस मतलब स्टेट और सेंटर की बात हो रही है। एस मतलब स्टेट और सेंटर की बात हो रही है। प्रथम अनुसूची राज्य और राज्यों से बने क्षेत्रों का विवरण, एस। दूसरा क्या है, पैसा, मतलब एसपी की शपथ, मास्टर ने बताया ना। दूसरा क्या है, पैसा। किसका पैसा? दूसरी अनुसूची में जो पैसा मिलेगा राष्ट्रपति को, राज्यों के राज्यपालों को, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सभापति उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के संबंध में जो उनको पैसा मिलेगा। तो एसपी लिख के तभी समझना, समझ में नहीं आएगा वरना फिर याद नहीं होगा। एसपी की शपथ लेकर, अनुसूची 3 में क्या है, शपथ है। किस किस की शपथ है? बहुत सारे लोगों की शपथ है अनुसूची 3 में। राष्ट्रपति की शपथ नहीं है। कंफ्यूजन कहां होता है, राष्ट्रपति के पैसे की बात तो दूसरी अनुसूची में की गई है, लेकिन राष्ट्रपति की शपथ की बात तीसरी अनुसूची में नहीं है। कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर लेना, होता है यहां से। चौथी अनुसूची क्या है, तो एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि, तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है राज्यवार, वो अनुसूची 4 में है। अनुसूची के प्रश्न जल्दी हो जाएंगे, डोंट वरी, अनुसूची 4 में है। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। तो अनुसूचित क्षेत्र 5, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए, वहां जनजाति की शक्ति, तो जनजाति 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन। अब यहां एक बात और ध्यान देने योग्य है, क्या मास्टर? 5वीं अनुसूची में इन 6ठी अनुसूची के 4 राज्यों को छोड़कर जितने जनजातीय क्षेत्र हैं उनका प्रशासन है, और 6ठी अनुसूची में जो 4 स्पेसिफाई राज्य हैं उनका प्रशासन है। 6ठी अनुसूची के राज्य आपसे बार-बार पेपर में पूछे गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको कैसे याद रखोगे? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आपको याद रखना है इसमें मणिपुर नहीं है, हमेशा इसको मणिपुर से कंफ्यूज करेगा। बोले मणि, तुम इतनी मणि हो, तुम्हें अनुसूचित जातियों क्षेत्रों की क्या जरूरत है, तुम तो खुद मणि हो। ऐसे ध्यान रख लेना, जब तुम खुद मणि हो तो तुम्हें अनुसूचित क्षेत्र जातियों की क्या जरूरत है? बोले कतई जरूरत ना है, तो हम इससे अलग हो जाते हैं। तो 2 मामा है, AMMT इसकी शॉर्ट ट्रिक है, AMMT, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बार बार बोलोगे तो ध्यान रह जाएगा, अभी जब सवाल कराऊंगा ना तब ध्यान आएगा। अब दोबारा याद करो, एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए, वहां जनजातियों की, जनजाति मतलब 6, शक्ति मतलब 7, 7 में क्या है? बोले कितना साथ है तुम्हारा हमारा? राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची, कितना साथ है तुम्हारा हमारा? राज्य और संघ आपस में मिलकर कितने कानून बना पाएंगे, या दोनों किन ऐसे विषयों पे कानून बना पाएंगे? कितना साथ है, तेरा साथ है, कितना प्यारा, ऐसा नहीं है। तो अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए, वहां जनजाति की शक्ति मतलब 7,
और भाषा देख, मतलब अनुसूची 8 में क्या है, भाषाएं हैं, मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची, और मैं गलत नहीं हूं तो शायद 22 है ना, 22 भाषाएं इसमें हैं। अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए, वहां जनजाति, बार बार इसलिए बोल रहा हूं याद हो जाए बात जो लिखाई है, वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख, संपत्ति पर कब्जा करना, मतलब अनुसूची 9 में क्या है, संपत्ति संबंधी जो भी प्रोविजन है वो सारे अनुसूची 9 में है। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ी गई, प्रथम भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई है। तो संपत्ति पर कब्जा करना, दल बदलना भूल गए, दल बदलना भूल गए, मतलब अनुसूची 10 जो है वो दल बदल से संबंधित है। 1985 में 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। आगे चल मास्टर, फिर 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची 73वें और 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई है। 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों की बात है, और 74वें जो है संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें नगर पालिकाओं की बात है। दोबारा देखो, एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि, अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए, वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख, संपत्ति पर कब्जा करना और दल बदलना दोनों भूल गए। 11-12 हमें याद ही हैं। आया आनंद की नहीं सर, मजा से ही आ गया मैं, लेकिन कमेंट नहीं करूंगी सर। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। अब लोलू लोलू सवाल हैं, इनको भी करेंगे क्या हम? ऐसे दिन आ गए क्या हमारे सर? 12 अनुसूचियां हैं, मूल में पूछे तो ध्यान रखना। अब यहीं लिख दे भारतीय संविधान में मूलतः, यहां एक शब्द जोड़ दे सवाल को घुमाने के लिए, मूलतः, और सबसे ऑप्शन ऊपर दे 12, तब तुम 12 मार दो, तब होगा, इब होगा भाई भंडारा सा ना, तब आंसर होगा 8 अगर मूलतः दे दे तो, लेकिन वर्तमान में पूछेगा तो अपन 12 लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक, और ये 1990 में पूछा गया, उस समय तो इसका आंसर 10 होगा, 11-12 तो जुड़ी ना थी। आगे चल लो, भारतीय संविधान में है 12 अनुसूचियां, इसमें कुछ करना है क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। कैसी बातें कर रहे हो सर, मेरा दिमाग घूम जाएगा। शुरू में आपने 22 बताए थे, तो हम कब कह रहे हैं लाला 20 भाग हैं, 22 हैं, ये गलत हो जाएगा। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है क्या? सर आपने तो 395 बताए थे। हाँ तो 395 ही है, स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकता क्या? स्टेटमेंट गलत है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। बिल्कुल ठीक है, कतई सही है, मतलब तीसरा स्टेटमेंट सही है। हमसे पूछा है क्या कौन सा सही है, तो केवल 3 इसमें से सही हो जाएगा। हाथ क्या इनके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कर ले क्या? 9वीं किसके द्वारा जोड़ी गई? पहली। 10वीं किसके द्वारा जोड़ी गई? 52वें के द्वारा। 11वीं किसके द्वारा जोड़ी गई? 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। 12वीं किसके द्वारा जोड़ी गई? 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। आ रहा है आनंद? जी सर। आगे चलो, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? सर सबसे पहली है एस से आपने याद कराया था स्टेट, ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची। आगे चलो, यदि भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित करना होगा? एस, जिसमें स्टेट के नाम है उसे तो संशोधन करना ही पड़ेगा ना, अनुसूची पहली में संशोधन करना पड़ेगा सर। आगे चलो, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में क्या है? एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि। चौथे में क्या है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की जो बात है, राज्यसभा में मेंबर किस किस स्टेट को कितने मिलेंगे, कैसे नॉमिनेट होंगे, ये सब अनुसूची 4 की कहानी। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है? तो एसपी की शपथ, यानी शपथ अनुबंधित है। संघ के मंत्री की शपथ, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ, भारत के राष्ट्रपति की ना है, यो ही ध्यान रखना बस। राष्ट्रपति की शपथ के लिए आर्टिकल 61 अलग से है, ये ध्यान रखना बस। ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 हटाओ, ये गया, ये गया, ये गया। ऑप्शन 1 2 4 अपने आप बच गए। कॉमन सेंस चेक कर रहा है एग्जामिनर, वो ये चेक कर रहा है कि आप प्रमुख पद ध्यान रख पा रहे हो कि नहीं। मास्टर ने बता दिया, अपन को तो ध्यान रहेंगे ही लाला। आगे चलो, तृतीय अनुसूची किसकी है? एसपी की शपथ। तृतीय का ऐसी है शपथ। ए का दूसरा लगाओ, कहां है? लग गया आंसर, इतनी देर न लगती है। चतुर्थ अनुसूची क्या है? राज्यसभा विधान परिषदों का आवंटन 1। 7वीं अनुसूची क्या है? 7। हम कितना साथ रहेंगे? संसद और विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विषयों की सूची। कितना साथ है तुम्हारा हमारा? कितने कानून तुम बनाओगे हम बनाएंगे? 7वीं अनुसूची। और 8 में क्या है? भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 8वीं 7वीं खूब पूछी जाती है, पेट भर के सवाल आएंगे, देखते चलो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 4 3, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 7वीं 8वीं खूब पूछी जाती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ और सही उत्तर कूट लो। संविधान की अनुसूची विषय। चतुर्थ क्या है?
4। बोले कितने प्रतिनिधि? 4 भेज दो भाई साहब। कितने लौंडे चाहिए? 4 चाहिए, है ना। किसी से लड़ाई हो जाए तो बोले कितने आदमी चाहिए? 4। तो ऐसे याद रख लेना, राज्यसभा में A का तीसरा पकड़ो, A का तीसरा कहां है? मिल गया। 6 में क्या है? तो 6 में 9 में क्या है? 9 में भूमि सुधार है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है, संपत्ति पे कब्जा करना। 9वीं अनुसूची में यानी D का पहला होगा। अच्छा मिल गया सर, एक ही तो ऑप्शन है। फिर सस्तम में क्या है? जनजातीय क्षेत्र है, 5वां 6ठा दोनों में, है ना, जनजातीय क्षेत्र है। और 8वीं में भाषा है। ये कोई पूछने की बात है सर, इतने हलवा हलवा सवाल कराओगे क्या आप? ये हलवा तब लगते हैं जब मास्टर तुम्हें पढ़ा दे रहा है, तो इनको हलवा को सूजी का हलवा समझ के खाओ, बादाम का हलवा समझ के खाओ। सर जाड़े पड़ रहे हैं, अभी तो बादाम वाली खाऊंगा। 7वीं अनुसूची में भाई तारा हमारा कितना साथ है? कितने कानून एक साथ बनाएंगे, कितने अलग अलग, मतलब कुछ विधायी शक्तियों का वितरण हो जाएगा। 8वीं अनुसूची किससे? 8 मतलब भाषाएं, यानी A का मिलाओ तीसरा, इसमें B का मिलाओ पहला, इसमें अच्छा खेल रहा भाई हमारे साथ। 9वीं अनुसूची क्या है? कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण या संपत्ति अंपत्ति लिखे वहां, यानी 4, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। 10वीं अनुसूची बोले 10, अब बस कर भाई, अब तू बार बार दल नहीं बदल सकता, कभी इस दल में कभी उस दल में, ऐसे नहीं चल पाएगा गोलू भाई, है ना। तो 10वीं अनुसूची ऑप्शन नंबर D का दूसरा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C सही आंसर होगा। ठीक, आगे चलें। अरे भाई स्केच कहां गया हमारा? 1 मिनट। ठीक, आगे चलते हैं। चलो C। फिर मिलाओ। 7वीं में क्या है भाई तुम्हारा? हमारा कितना साथ है ये तो बता दो, मतलब कितने नियम कानून साथ में बनाएंगे? समवर्ती सूची, सारे उनकी सूचियां। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं कौन कौन सी बोलेंगे? A का तीसरा, B का पहला। A का तीसरा देखो, B का पहला देखो, इनको काट दो, ऊपर ऐसे ही देख रहे हैं। A का तीसरा, B का पहला इसी में है, A का तीसरा, B का पहला इसमें भी है। फिर 9वीं अनुसूची में क्या है? कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, C का 4 इसमें, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। 10वीं अनुसूची बोले 10, अब बस कर, अब दल, दा से 10 याद कर लो, दा से दल याद कर लो, ऐसे याद कर लो, या ऐसे याद कर लो। बस गोलू भाई बहुत देर होगी, अब दल नहीं बदलोगे। 10 मतलब बस, अब दल नहीं बदलने का, इव नहीं बदलने दूंगा। आगे चलो। तीसरी अनुसूची क्या है? एसपी की शपथ, यानी तीसरी में शपथ है, बिल्कुल ठीक है। 10वीं में क्या है? बोले बस अब दल नहीं बदलोगे, बिल्कुल ठीक है। 8वीं में क्या है? भाषा। 9वीं में क्या है? राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। क्या राज्यसभा में कितने आदमी आइए? बोले 4 भेज दो, लड़ाई हो गई है। मतलब 4th अनुसूची में राज्यसभा के आदमियों का नामांकन की बात कही है, ऑप्शन नंबर D गलत हो जाएगा। गलत हो गया मास्टर का। आगे चलते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित कर दिया गया है? भाई किसके जनजातीय भूमि की बात की गई है? क्या अलग से स्टेट की बात कर रहा है क्या? ना, तो अनुसूची 5वीं, और अलग से स्टेट की बात करेगा तो अनुसूची 6ठी। बात खत्म हो गई। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अधीन लाया गया है, मतलब उसको जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया है, कौन कर सकता है? राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा परिणाम सर्वोत्तम रूप से होगा? इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। बिल्कुल, जब जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया तो यो ना भाई अब कोई मतलब कोई वैसा आदमी जमीन नहीं खरीद पाएगा, है ना। इससे उस क्षेत्र में स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा, ऐसा जरूरी थोड़ी, ऐसे तो तमाम यूटी बन गई होती। जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का, ऐसा भी कुछ नहीं है। ना तो बी, ना सी, ना डी होगा, ऑप्शन नंबर ए तत्काल प्रभाव से हो जाएगा। यूपीएससी का सवाल है। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हित को सुरक्षित करती है? जैसे ही 5 आए, अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, तो अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जनजाति लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन नियंत्रण की बात कही गई? अनुसूची 5। 6 कब लगाओगे? जब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMMT, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनकी बात जब आएगी तब, ठीक है। और इसमें मणि ना है, बोले तुम्हारे पास तो मणि है, तुम्हें क्षेत्र घोषित करने की क्या जरूरत है, ऐसे मणिपुर ध्यान रखोगे। अभी सवाल आएगा तब खट्ट से जो तुम अलग करोगे ना, फिर तुम्हें जो सुकून मिलेगा ना, हा। भारत के संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची के उपबंध किस लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में किन राज्यों की बात की गई है? देखो, असम अरुणाचल है क्या? बिल्कुल नहीं। असम त्रिपुरा नागालैंड है क्या? ना, असम नागालैंड नहीं है। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। आगे चलो, देखो कितने सवाल आए हैं इससे बार बार। संविधान की अनुसूची 6 में कौन से राज्यों में लागू नहीं होती? पकड़ो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, देखो आ गया मणि, मणि नहीं है, मिजोरम, और मिजोरम है मणिपुर की जगह, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो सही नहीं है, 48 का डी। भारतीय संविधान की, अब मैं
और मास्टरों की तरह नहीं है इसी पे आपको 1 घंटा ज्ञान देने लगूं, फिर आपको मणिपुर की हिंसा बताने लगूं, ऐसा ऐसा हो गया है ना, तो यो एक्टिंग करनी मास्टर से आती नहीं है। जितनी जरूरी होता है उतना पढ़ाता हूं, आप सब लोग जो पुराने लोग हैं वो जानते हो। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों की बात करती है? मास्टर बार बार याद कराते कराते थक गया। AMMT असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद कर लो, मणि नहीं है। तो देखो मणि इसमें आया, अरुणाचल से कोई मतलब नहीं, छत्तीसगढ़ से कोई मतलब नहीं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और आ जाएगा। ठीक, आगे चलो, ऑप्शन नंबर बी। भारत की संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में? देख रहे हो कितनी बार आया है गोलू, इतनी बार आया है लाली ये सवाल, इसीलिए मास्टर कह रहा है चारों राज्य याद कर ले। तुम्हें तो लग रहा ना गोली दे रहा है, याद करा के इसका फायदा होगा, मारा थोड़ी होगा। तो याद कर लो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम किन में लागू होता है? किन में लागू होता है? तो त्रिपुरा में होगा, सिक्किम में नहीं, नागालैंड, सब में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। फिर अगर आप चाहते हैं डिकोड एग्जाम के साथ तैयारी करना तो यूपीपीसीएस जो समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी 2026 में निकालेगा, सब स्रोतों से लगभग यही सूचना है, 2026 एक बड़ा रोजगार का साल बनने जा रहा है। बड़ा मतलब यूपीएससी से भी काफी सारे अध्ययन आने हैं, वैकेंसीज आनी है, यूपीपीसीएस का भी यही हाल है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप सिस्टमेटिक रूप से तैयारी करें आरओ के लिए, आपका किसी कारणवश पिछला आरओ नहीं हुआ है, तो अभ्युदय बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें हम ना सिर्फ आपको प्रॉपर क्लासेस देंगे हर सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, आपको पीडीएफ नोट्स देंगे। यदि आप हमसे कहते हैं तो परीक्षा प्लानर आपको देंगे कि इस तरीके से आप पढ़ो। टेस्ट सीरीज आपको इंक्लूड होगी, मेंस पूरा इंक्लूड होगा, और बहुत कम प्राइस में इस समय बैच मिल रहा है। तो आप यदि चाहते हैं तो अभ्युदय बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबरों पर लिख कर भेज सकते हैं आरओ, वहां से जो भी संबंधित जानकारी होगी आपको मिलेगी, है ना। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। यदि आप चाह रहे हैं कि आप समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, और हमारे पिछले परिणाम, ये देखो छोटी छोटी तमाम फोटो लगी हुई हैं, आप भी इनमें से हो सकते हैं। इस बार भी हमारे साथ मेंस में आप जैसे विद्यार्थियों में से ही लगभग 1000+ विद्यार्थी हैं जो मेंस की तैयारी हमारे साथ कर रहे हैं। मतलब मान के चलिए कि 100+ सिलेक्शन तो इस बार भी डिकोड एग्जाम से ही होंगे, कहीं नहीं गए। ठीक है, चलिए खैर, जब रिजल्ट आएगा तो हम आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित कर सकता है, राष्ट्रपति करेगा, और कौन करेगा? अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है, बिल्कुल ठीक है। जब अनुसूचित क्षेत्र घोषित हो जाता है तब फिर वहां जनजातीय सलाहकार परिषद एक व्यवस्था है, उसका गठन वहां करना पड़ेगा उनको, है ना। अनुसूचित जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना पड़ेगा, मतलब 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से होती है, बिल्कुल ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है, और सबसे छोटी ब्लॉक या गांव का समूह होता है। मतलब किस चीज को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाएगा? पूरे राज्य को नहीं, मैक्सिमम कोई जिला, मिनिमम कोई ब्लॉक, ठीक है, तो इसको ध्यान रख लेना। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। पूरी बात सही है, बस यहां मुख्यमंत्री ना है, यहां राज्यपालों से अपेक्षित होता है, राज्यपालों से अपेक्षित होता है कि वो होम मिनिस्ट्री को अवगत कराएं कि उन क्षेत्रों का प्रशासन ठीक से चल रहा है कि नहीं। मतलब तीसरा गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है कौन सा सही है, कितने सही है, तो केवल 2 कितने कथन सही हैं? अच्छा, ये अभी का सवाल है ऊपर, कितने कथन सही हैं? तो इनमें से केवल 2 कथन सही हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हैं, 2 युग्म ठीक है इनमें से। ठीक, आगे चलते हैं। स्वायत्त जिला के संबंध में कौन सा सही है? प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, बिल्कुल ठीक है। जिला परिषद की बात चल रही है ना, तो जिला परिषद जो ये छत्तीसगढ़ स्पेशल का सवाल है, वैसे तो अपन को छोड़ देना चाहिए। क्यों? प्रत्येक नगर पालिका जो नगर निगम वाला 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, हर राज्य ने अलग अलग कर रखे हैं, किसकी जिला परिषद में कितने सदस्य होंगे, कितने नॉमिनेट होंगे, कितना क्या होगा, तो इसको स्किप कर दो। छत्तीसगढ़ पीसीएस का है, छत्तीसगढ़ के अलग हिसाब किताब है, इसको स्किप कर दो। तुम्हें जानना है तो इसमें 30 होते हैं, 4 नॉमिनेट कर सकता है राज्यपाल, दूसरा गलत होगा, इस प्रकार से। ठीक है, चलो खैर। भारतीय संविधान में कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? देखो ऐसा सवाल आए ना, अब समझो, नीति निर्देशक तत्व तो राज्य को बता रहे हैं कनपट्टी पे मार मार के कि तुम बेटा ये काम करोगे, तो कहीं ना कहीं तो शिक्षा की बात कही गई होगी, बिल्कुल ठीक है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, और एक ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय तमाम स्कूल चलाते हैं, बिल्कुल ठीक है। पांचवी अनुसूची में क्या है? जनजातीय बात है। भाई जब जनजातीय क्षेत्र घोषित कर रहे होंगे तो सोचो, शिक्षा एक ब्रॉडर टर्म है, तो सरकार क्या उनकी शिक्षा का ध्यान नहीं रखेगी? बिल्कुल रखेगी। और 5वीं है तो छठी भी होगी, छठी है तो 7वीं में तो सारे विषय हैं ही, राज्य क्या करेगा, संघ क्या करेगा, समवर्ती मतलब दोनों क्या कर सकते हैं, 5वीं में तो जो है ये है सारा कार्यक्रम, तो 5वीं भी करेगी। मतलब 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर डी होगा, ये एजुकेशन पर प्रभाव
जवाब डालते हैं। ऐसा कोई ब्रॉडर फॉर्मेट आए, ब्रॉडर टर्म आए तो उसमें मैक्सिमम आंसर होता है, इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है, तो आपको पता है 1-7। भाई हमारा धारा कितना 7 है यो बताओ, कितने विषय पे तुम कानून बनाओगे, कितने पे हम बनाएंगे। मिलान करो, संघीय सूची में सबसे ज्यादा विषय किसमें होंगे, क्योंकि हम यूनियन है, संघ है, तो संघ में सबसे ज्यादा विषय होंगे। ए का ए, पहले का ए, अच्छा सब में ए है। राज्य सूची और समवर्ती सूची, राज्य सूची में विषय होंगे, एक मिनट, राज्य सूची में विषय होंगे इसके बाद, और सबसे कम है समवर्ती सूची में, है ना। तो बी और सी इसका नहीं, ए सी और बी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वर्तमान में 99 की जगह 98 प्रविष्टियां हैं, 47 की जगह 52 प्रविष्टियां हैं, 52 प्रविष्टियां हैं किसमें, समवर्ती सूची में, और इसमें 59 है, इसमें 59 है। इन प्रविष्टियों को 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इधर उधर किया गया था, 1976 उनके द्वारा इधर उधर किया गया था कि कुछ कानून समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे, कुछ सेंटर में डाल दिए गए थे, इस प्रकार की चीजें थी। ठीक है, चलो। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक आयोजना किसका काम है, मतलब आर्थिक योजना कौन बनाएगा, तो ऑब्वियस है राज्य भी आर्थिक योजना बना सकता है, संघ भी बना सकता है, मतलब समवर्ती सूची में। अब देखो यहां से जो सवाल है ना, कौन सा विषय किस सूची का है, अपन कोर कॉमन सेंस से करेंगे। ठीक, बिल्कुल कॉमन सेंस, रटने की आवश्यकता है ही नहीं, तुम बैठ के विषय रटते रहो, कोई मतलब नहीं है उनका, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोर कॉमन सेंस से सवाल करेंगे। देखो ठीक, चलो आगे चलते हैं। आर्थिक नियोजन भारत के संविधान की किस, अरे भाई आर्थिक नियोजन का मतलब है इकोनॉमिक प्लानिंग, तो इकोनॉमिक प्लानिंग का खाली सेंटर करेगा क्या, स्टेट ना करेगा। योगी जी ना कह रहे कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, और सेंटर भी कह रहा है हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, मतलब समवर्ती सूची का विषय है। अब भूलोगे नहीं आर्थिक आयोजन को, मास्टर ने ऐसे एग्जाम्पल से बता दिया है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, भाई कॉमन सेंस लगाओ, जानवरों के प्रति रोकथाम हो रही है तो खाली सेंटर करेगा, राज्य में कोई रोकथाम ना कर पाएगा क्या, दोनों करेंगे, समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, देखो पुलिस क्या होती है, उत्तर प्रदेश पुलिस होती है, उत्तर प्रदेश पुलिस होती है लाला, ध्यान रखना, तो ये क्या है, राज्य सूची का विषय है। आपराधिक मामले, रेडियो टेलीविजन, विदेशी मामले किसका होगा, संघ सूची का विषय होगा। रेडियो टेलीविजन, आपराधिक मामले जो हैं उसमें आपराधिक मामलों में सीबीसी मतलब वो ईडी सीबीआई ये सब भी उसको पकड़ सके हैं, और राज्य की पुलिस भी पकड़ सकती है, मतलब आपराधिक मामले पे दोनों का हक होगा। रेडियो टेलीविजन पे संघ सूची होगी, विदेशी मामले तो ऑब्वियस है कि संघ ही उन पे मैटर करेगा विदेशी मामलों पे, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में, पकड़ो, लोक सेवा और स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर निखात निधि क्या होगा, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, इसके साथ चले जाएं हम समवर्ती सूची में, बताओ भाई सफाई करना खाली मोदी जी का काम है, राज्य ना करेंगे क्या, राज्यों ने किया। ध्यान करो जब कुंभ लगा था तो सबसे बड़ा सफाई कुंभ भी लगा, कुंभ के बाद स्वच्छता करने को, दोनों की जिम्मेदारी है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन नंबर ए, एक मिनट। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, एक बार देख लेना। भारतीय मतलब देख लेना, मुझे बी लगता है, हो सकता है ए हो, इसको हम अगली क्लास में भी देख लेंगे। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, क्या क्या शामिल होगा समवर्ती सूची में, तो देखो समवर्ती सूची में अब व्यापार और वाणिज्य की जो बात है ना वो संघ सूची में शामिल है, उस पे संघ काम करता है, व्यापार और वाणिज्य पे, राज्य नहीं, संघ, संघ ही पूरे लाइसेंस वगैरह सब संघ देता है। सामानों में मिलावट कर रहा है तो इंतजार करेंगे कि संघ पकड़ेगा कि राज्य पकड़ेगा, ना, तुरंत पकड़ेंगे। उत्तराधिकार में भी समवर्ती सूची में, यानी 2 और 3 समवर्ती सूची में है। उत्तराधिकार को याद रखना, उत्तराधिकार, गोद लेना, विवाह विच्छेद, संबंध विच्छेद, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। ये कई बार पेपर में विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, इसको जरूर याद रखना, ऑप्शन नंबर 3 को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, राज्य सूची कौन नहीं है, जनगणना बिल्कुल संघ सूची का है, तभी तो भारत की जनगणना होती है, राज्यों की स्पेशल थोड़ी होती है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में है क्या, सर अनुसूची 4 में है, कैसी बातें कर रहे हैं सर, बार बार आपने याद कराई, राज्यसभा में लड़ाई हो गई, क्या आदमी चाहिए, 4, चौथी अनुसूची में है, सी गलत हो जाएगा, वही हमसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दल बदल 10वीं अनुसूची में, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात राज्य सूची में है। अच्छा, इसीलिए वो पीछे वाला सवाल भी सार्वजनिक स्वास्थ्य, अच्छा ये राज्य सूची का विषय है भाई,
ये राज्य सूची का विषय है, हाथ ठीक कर लेते हैं। ये होगा फिर समवर्ती सूची का, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। हाँ, दोनों सरकारें काम करती हैं, परिवार नियोजन के लिए सेंटर भी रूल रेगुलेशन बनाता है, स्टेट भी बनाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, इसको ठीक कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? कृषि राज्य सूची का विषय है। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन से हटा के इसको समवर्ती सूची में लाया गया। तो आपसे सवाल यहां की जगह ऐसे भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रारंभ में राज्य सूची के अंतर्गत था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, क्षेत्र के द्वारा उसको समवर्ती सूची में ले आया गया। यूपीएससी से सवाल बनाता है, तो शिक्षा होगा। ठीक, पुलिस राज्य सूची का है, रक्षा संघ सूची का होगा। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का, अच्छा उसी तरीके सवाल आया, वाह, राज्य सूची का विषय था, बाद में स्थानांतरित कर दिया गया। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से? 42वें संविधान संशोधन से स्थानांतरित कर दिया गया। किन संशोधनों से? वनों को राज्य सूची से समवर्तित, वन को भी वही सब जो भी संशोधन हुआ है 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुआ है। विषय और सूची, वन किस में है? अभी तो पढ़ के आए हैं, वन को उठा के समवर्ती में कर दिया है, बिल्कुल ठीक है। हमसे पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है। शेयर बाजार का समवर्ती सूची में होंगे क्या? ऑब्वियस है, शेयर बाजार नेशनल लेवल का आइटम हो भाई, एनएसई, बीएसई, सेंसेक्स, निफ्टी, मास्टर बड़ी बड़ी बातें हैं थारे बस की ना, तो ये गलत हो जाएगा। डाकघर बचत बैंक, ऑब्वियस है, डाकघर सेंट्रल के हो, संघ सूची के हैं। जन स्वास्थ्य बार बार पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, जन स्वास्थ्य और माफ करो भाई, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है वो राज्य सूची का विषय है, बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार आ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, बार बार आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मिसमैच है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। केंद्र सूची में क्या है? पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था केंद्र सूची में थोड़ी है, केंद्र सूची में तो जनगणना है। हाँ, राज्य सूची में क्या है? पुलिस, राज्य की तो पुलिस होती है, यानी ए का तीसरा देखो कहां है, इसमें है, ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो गया। राज्य सूची पुलिस बी हो गया। समवर्ती सूची में क्या होगा? जनसंख्या नियंत्रण, समवर्ती सूची की बात है, जनसंख्या नियंत्रण पे तो दोनों लोग काम करते हैं, यानी सी का 4। और अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय ऐसे विषय हैं जो उस समय सूची बनते समय शामिल नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, अंतरिक्ष में कोई नया अनुसंधान हो रहा है और अवशिष्ट विषय पर किसका अधिकार है? संघ का अधिकार है। बात ध्यान रखोगे, स्ट्रॉन्ग संघ बनाने के लिए ऐसा किया गया है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? संघ के क्या क्या काम होंगे? कॉमन सेंस से सोचो, जनगणना संघ कराएगा क्या? बिल्कुल कराएगा। बैंकिंग, कभी आपने सुना है राज्य का बैंक है, सेंटर कंट्रोल करता है बैंकों को, तो बैंक भी, बीमा भी, जनगणना भी, गैस जैसा कोई विषय संघ सूची के अंतर्गत नहीं है। कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची? कॉमन सेंस से कर रहे हैं, रटने की बिल्कुल आवश्यकता है ही नहीं, संघ सूची संबंधित नहीं है। भाई रक्षा की बात है तो रक्षा तो संघ सूची ही करेगी ना, सेंटर ही करेगा ना। तुम्हें ये नहीं पता क्या संघ सूची में कौन से विषय होते हैं? ऐसे भोलुआ वाली शकल मत बनाओ भाई। संघ सूची में जो सेंटर जिन पे कानून बना सके, शुरू में बताया था, राज्य सूची में जिन पे राज्य कानून बना सके, समवर्ती सूची में जिन पे दोनों भैया कानून बनाएंगे, तुम भी बनाओगे हम भी बनाएंगे। ठीक, वैदेशिक मामले, भारतीय संविधान की वैदेशिक मामले किसमें जाएंगे? ऑब्वियस है संघ सूची में जाएंगे। अच्छा, संघ सूची में नहीं है। रेलवे, ऑब्वियस है रेलवे संघ सूची का है। कृषि, बार बार बोला, कृषि राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखना, कृषि राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में कौन है? तो राज्य सूची में शिक्षा है क्या? शिक्षा तो सर आप बार बार बता रहे हो समवर्ती सूची में चली गई है। कब गई है लाला? 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से गई है। विद्युत, रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची का है। तुम्हें यहां कंफ्यूजन हो सकता है कि सर रेलवे तो सेंटर की है। भाई रेलवे सेंटर की है, लेकिन रेलवे पुलिस स्टेट का विषय है, याद रखोगे। ऑप्शन नंबर सी, वन भी समवर्ती सूची में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस, कंफ्यूज करता है, पुलिस भी राज्य सूची में है, रेलवे पुलिस भी राज्य सूची में है, रेलवे संघ सूची का है। बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में रखना है ये बात। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज की बात चल रही है, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। कैसे कैसे राज्य सूची का विषय है? हर राज्य के में पंचायतों का सिस्टम अलग अलग है। कहीं महिलाओं को 50% आरक्षण है। बेसिक स्ट्रक्चर एक संघ ने बना के दे दिया, लेकिन इन पे नीचे काम कौन करेगा? राज्य करेगा। तो पंचायती राज का जो है वो राज्य सूची में है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया, पुलिस तो राज्य सूची में ये नहीं होगी, कारागार भी नहीं होगा। लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, कोर राज्य सूची का विषय है। लोक व्यवस्था और स्वच्छता
पढ़ के आए हैं, देख लो बार बार आ रहा है। अब मत भूलना, मास्टर भी गलत कर दिया था, आपको गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। दंड प्रक्रिया जो है, दंड कौन देगा भाई? तुम भी कूट लियो, हम भी कूट लेंगे। समवर्ती सूची में डाल देते, तारा मन करे तुम कूट लियो, हमारा मन करेगा हम कूट लेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर ए, कोई भी कूट सकता है। फिर आ गया विवाह, विच्छेद, गोद लेना, ये सब किसके अंतर्गत है? ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत है, ध्यान रखोगे। बार बार कह रहा हूं, अलग अलग हिसाब से अलग अलग सवाल पूछा गया है। विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना, ये सब किस विषय के अंतर्गत है? उत्तराधिकार, ये सब समवर्ती सूची में है ना। ये भी कई एग्जामों में कई तरीके से पूछा गया है और कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान रखोगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक, एक छोटी सी सूचना आपके लिए और, यदि आप पीसीएस परीक्षा की पूर्णतः तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कोई सिस्टमेटिक रूप से हमें पढ़ाए, कोई सिस्टमेटिक रूप से हमें क्लास मिले, ताकि हम तमीज से, ढंग से, अच्छे से पढ़ पाए, हमें कोई दिक्कत ना हो, है ना, प्रॉपर नोट्स मिले, प्रॉपर क्लास मिले, प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिले, मेंस का कंटेंट मिले, मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए तो मुझे कोई उंगली पकड़ के मेंस सिखा सके, है ना, मेंस क्वालिफाई हो जाए तो इंटरव्यू के लिए गाइड कर सके। आप बहुत कम पैसों में, ये बैच है, इस पे यकीन कर सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से, पूरा ज्योग्राफी इसमें मैंने पढ़ाया है, बहुत शानदार तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा बैच है। और एक इसमें विशेष सूचना है कि यदि आप इस परीक्षा से इंटरव्यू में जाते हैं तो आपकी पूरी फीस रिफंड है ना। तो आप सोचो कि हम इंटरव्यू में ले जाने के लिए किस हद तक आपको मेहनत करेंगे, ठीक है। और वैलिडिटी 18 मंथ है, बहुत शानदार तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। सीसेट इत्यादि सब कुछ इसमें इंक्लूड है, इन नंबर पे फोन कर सकते हैं। और वर्तमान में इसकी फीस 2026 में जो शुरुआती 500 विद्यार्थी हैं उनके लिए 6,000 रुपया है, फिर इसकी फीस इंक्रीज होकर 8,000 रुपया हो ही जानी है। चलो, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि के संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? घोर घटिया सवाल है, छोड़ने लायक सवाल है। मतलब तुमसे पूछा है किस अनुसूची में, किस प्रोविजन में ऐसा है। भाई सारे प्रोविजन याद करेंगे, दिमाग खराब हो रहा था, हमें इतना करना ही नहीं, हम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे सवाल। ऐसे सवाल जर्द छोड़ने लायक होते हैं। और उसमें भी देखो 2 आंसर हैं, ए और सी, तो मतलब माथा पच्ची करना है इन सवालों में। सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? तो शुल्क और कर कौन लगाएगा? शुल्क और कर 7वीं अनुसूची में ही तो आएगा भाई। शुल्क और कर का बात मतलब सरकारें लगाएंगी, संघ लगाए, राज्य लगाए। 7वीं अनुसूची में राज्यों की बात है, संघ और मतलब 3 सूचियों की बात है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अंतर्गत है। बिल्कुल ठीक है, मतलब राज्य एक दूसरे से जो व्यापार करते हैं, वाणिज्य व्यापार अगर पूछे तो सेंटर के अंतर्गत है। ठीक, चलो, अंतरराज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अधीन विषय है। हाँ, एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई जाएगा वो भी ठीक है। ये भी छोड़ने लायक सवाल है, वैसे तो ये भी छोड़ने लायक सवाल है, इतना डीपली नहीं पता होता है। फिर भी अंतरराज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है, तो अंतरराज्यीय संघ शोध, 1 मिनट, ये गलत है, 1 मिनट, माफ करना, मैं कुछ गलत बता गया हूं। देखो भाई, दोबारा देखो, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन नहीं है, यह गलत है। क्यों? वही मैं कह रहा हूं, मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूं। देखो, 1.5 घंटा हो गया मास्टर को बोलते बोलते हैं, पानी भी नहीं पिया, प्यासी लग रही है, तो कंफ्यूजन तो आएगा ही। वाणिज्य और व्यापार हम शुरू में ही पढ़ के आए हैं, हमने एक बार पढ़ा, एक क्वेश्चन था। राज्य सूची का विषय नहीं है, संघ सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय नहीं है, संघ सूची का विषय है। अंतरराज्यीय प्रवासन, देखो राज्य में अगर कुछ होगा तभी तो वो राज्य का विषय होगा। राज्य की सीमा क्रॉस करके हो रहा है मतलब वो राज्य का विषय नहीं है, वो फिर सेंटर का विषय चला जाएगा। तो अंतरराज्यीय प्रवासन ये भी गलत हो जाएगा। अंतरराज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक विषय है। निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। निगम कर राज्य सूची नहीं लेती है, निगम कर राज्य सूची का विषय नहीं है, सेंटर का विषय है। बचा अंतरराज्यीय संगरोध, यही अजीब सा नाम लग रहा है, यही सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाँ, भूमि सुधार किसके अंतर्गत है? भूमि सुधार पूछे, कृषि पूछे, है ना, भूमि सुधार पूछे, कृषि पूछे, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत है। इसी पे विवाद हुआ था जब फंडामेंटल राइट को खत्म किया गया था कि भूमि तो भाई उसके अंतर्गत है ही नहीं, वो लंबी कहानी चली थी। ठीक है, 79, 8-7 सवाल और रह गए हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची, चारों अनुसूची याद कराई थी, 9, 10, 11, 12। 9 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 10 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985, 1951, 11, 12 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 74वां 1992, 1992 में। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है पहली किसके अंतर्गत? तो पहले के समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब थे। मतलब 9वीं अनुसूची जब आई
राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्या है? 9वीं अनुसूची। देखो 9वीं अनुसूची क्या थी, पहले आपका जो भूमि अधिकार है थोड़ा सा बता देता हूं। भूमि का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट था। जब सरकार ने, क्योंकि फंडामेंटल राइट सरकार खत्म नहीं कर सकती, तो सरकार ने फंडामेंटल राइट को खत्म करने के लिए क्या कहा, लोग कोर्ट चले गए। जब सरकार भाई नदी बना रही है, पुल बना रही है, सड़क बना रही है, लोग कह रहे हैं मैं तो न दे रहा अपनी जमीन में, तो सड़क के बीच में मकान बना के रहूंगा। तो ऐसे मतकटों को अलग करने के लिए सरकार ने भूमि संबंधी फंडामेंटल राइट को खत्म करते हुए इसको विधिक अधिकार बना दिया। लेकिन समस्या क्या हुई, सरकार ने उससे पहले ही, खत्म करने से पहले ही सरकार ने क्या किया, भूमि सुधार संबंधी कानून बनाए और उनको 9वीं अनुसूची नई क्रिएट करके डाल दिया। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 9वीं अनुसूची के लिए यह कर दिया गया कि 9वीं अनुसूची में जो भी विषय हैं उन पे सुप्रीम कोर्ट उनका रिव्यू नहीं कर सकेगा। उसमें जो कानून चला गया, भूमि सुधार संबंधी ही कानून उसमें जाएगा, और जो कानून चला गया वो कानून सुप्रीम होगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर पाएगा। ऐसा हुआ। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार वाले अधिनियम आए गए। लेकिन बाद में धीरे धीरे फिर बाद में व्यवस्था हुई। केहलो हेतोहन बनाम तमिलनाडु राज्य का केस है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ईयर भूल रहा हूं। उसमें क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केशवानंद भारती केस की डेट तक, यानी 23 अप्रैल 1973 की डेट तक, यदि 24 अप्रैल तक यदि कोई विषय 9वीं अनुसूची में गया है तो उसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, और बाद में अगर जाएगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब वर्तमान स्थिति के हिसाब से 9वीं अनुसूची के विषय जो केशवानंद के डेट के, भारतीय केस की डेट के बाद के हैं, उनको रिव्यू किया जा सकता है, उससे पहले को सुप्रीम कोर्ट टच नहीं करेगा। वर्तमान स्थिति यह है। सवाल इससे भी आगे एक आएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून को, विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में अभी भी डाल सकती है, कोई समस्या नहीं, 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता, यह गलत है। वर्तमान स्थिति में उसका पूरा जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो कौन सा सही है, केवल एक इसमें से सही हो जाएगा, दूसरा कथन गलत है। आगे चलें। केहोलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से है, तो वही 9वीं अनुसूची से है। जो मास्टर अभी बता रहा था ना, केहोलो केस, इसका ईयर मैं भूल रहा हूं, आप लोग एक बार देख लेना, है ना, ईयर भी ध्यान रख लेना। 9वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आगे चलो। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल की बात करती है? 10वीं बस लामू काका, अब दल नहीं बदलने दूंगा, बहुत दल बदल लिए, 10 बस। 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का 10 से दल बदल नहीं करोगे भाई, 10 बहाने करके दल बदल नहीं करोगे। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का किससे संबंधित है? दल बदल से, ऑप्शन नंबर ए, वेरी सिंपल। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल है? कान नू पकड़ लो चाहे नू पकड़ लो, हमें तो आंसर याद है 10, अब बस कर। और 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985, ये भी आप याद रखोगे। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11 12 क्या है? 11 में पंचायतें हैं, 12 में नगर पालिका है। 11 क्या है? पंचायती राज से। कवाई 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, 1992। अगला सवाल, पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां की सूची किसमें दी गई है? तो 11वीं अनुसूची में दी गई है ना। 11वीं अनुसूची में बताया गया कि पंचायत किन किन विषयों पर कानून बना सकेगी। टोटल 29 विषय ऐसे हैं जिन पे पंचायत कानून बना सकती है, और वहीं 12वीं अनुसूची में टोटल 18 विषय ऐसे हैं जिन पे नगर पालिकाएं कानून बना सकती हैं। ठीक, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? अभी मास्टर ने बताया 29 विषय हैं, और 11वीं की जगह 12वीं अनुसूची पूछ ले, 12th अनुसूची शेड्यूल पूछ ले, वहां 18 विषय हैं। ये अभी जब हम आगे पंचायती राज वगैरह कर रहे होंगे उसमें सवाल खूब आए हैं, यहां एक क्वेश्चन डाल दिया है। और इसी के साथ आपकी आज की कक्षा समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा। मास्टर से कोई क्वेरी है, मास्टर से कुछ बात करनी है, कोई सुझाव देना है, कुछ पूछना करना है, तो ये कुछ सोशल मीडिया लिंक्स हैं। इंस्टाग्राम पे @शिवम SHB पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हो, कुछ भी जो तुम्हारा दिल करे। टेलीग्राम पे बात करना चाहते हैं @शिवम SHB27 है। फेसबुक पे शिवम वार्ष्णेय के नाम से अकाउंट है, वहां आप आके कोई भी अपने मन की बात, कोई समस्या हो, कुछ भी हो, जब भी समय मिलता है मैं आप लोगों से बात करता हूं और आपकी समस्याओं का निदान करता हूं। कक्षा आपको कैसी लगी जरूर बताते चलिएगा कमेंट के माध्यम से। आपने इतने धैर्य के साथ इस कक्षा को सुना, इतने लंबे समय तक सुना, उसके लिए आपका सादर धन्यवाद। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और वीडियो को अपने मित्र मंडली, दोस्त सखा सहेलियों में साझा कर देना। एक ग्रुप में भी शेयर कर दिया करो ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मास्टर अगर यहां खड़े होकर 1.5-2 घंटा बोलता है, मेहनत करता है लगातार, तो आपको भी उसका प्रतिफल के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में ये सब करना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते रहो। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।